देखिए, बात है 10 अगस्त 2023 की, जब प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में बोल रहे थे। तब विपक्ष जो है लगातार उन्हें मणिपुर हिंसा को लेकर घेर रही थी, जिसके जवाब में उन्होंने मिजोरम की एक घटना का जिक्र किया और जिसके बाद पूरा सदन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। एक्चुअली पीएम मोदी ने अपने जवाब में कांग्रेस को ही लपेटे में ले लिया। उन्होंने कहा कि 5 मार्च 1966 वायुसेना से हमला करवाया। क्या मिजोरम के लोग मेरे देश के नागरिक नहीं थे क्या? निर्दोष नागरिकों पर हमला करवाया। 5 मार्च को आज भी पूरा मिजोरम शोक मनाता है और कांग्रेस ने इस सच को देश के सामने छुपाया है। दोस्तों, कभी इन्होंने महम लगाने की कोशिश नहीं की। अब पीएम मोदी ने मिजोरम की जिस घटना का जिक्र किया है वो तब की थी जब सत्ता में कांग्रेस थी और प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है साहब कि आखिर इंदिरा गांधी ने ऐसा किया क्यों था? ऐसी क्या नौबत आन पड़ी थी कि भैया भारतीय वायुसेना ने अपने ही देश में निर्दोष नागरिकों पर हमला कर दिया? और क्या वाकई ऐसा हुआ था? आखिर पूरा मामला है क्या? इसे समझने के लिए हमें इतिहास में झांकना पड़ेगा। तारीख थी 5 मार्च 1966 की, जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स मिजोरम के सबसे मेन शहर आइजोल में मंडरा रहे थे। अचानक से उन जेट्स ने मशीन गन से गोलियां बरसाने लगी और पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। अगले दिन फिर से वे विमान आकाश में दिखे, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। लेकिन वे कुछ करते उससे पहले ही एयरफोर्स के विमानों से बम बरसने लगे। कईयों की तो मौत हो गई। शहर के 4 मेन इलाके रिपब्लिक विंग, हमेचे विंग, डवपुई विंग और छिंगा विंग पूरी तरह से इस बमबारी में तबाह हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग पूरे आइजोल शहर में आग लग गई थी। इस घटना में 13 आम नागरिक मारे गए। आजादी के बाद का ये पहला और आखिरी मामला है जब अपने ही देश की वायुसेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमबारी की हो, और ये इंदिरा गांधी के आदेश से ही हुआ था। देश में अलगाववाद के आंदोलन तो बहुत हुए हैं, बहुत सी लाशें गिरी हैं, दंगे भी हुए हैं, लेकिन वायुसेना के विमानों ने कभी बमबारी की हो, ऐसा केवल इंदिरा गांधी की ही सरकार में हुआ। उससे भी ज्यादा आप हैरान तब हो जाएंगे जब ये जानेंगे कि इस बमबारी की खबर सालों तक सरकार ने बाकी देश को, जनता को पता नहीं चलने दी, और जब पता चली तब भी सरकार ने उसकी कॉन्फर्मेशन नहीं की। अब जब सरकार को घेरा जाने लगा तो मार्च 1966 में कलकत्ता के अखबार हिंदुस्तान स्टैंडर्ड में इंदिरा गांधी का एक बयान छापा, जिसमें उन्होंने कहा था कि विमान केवल जवानों और उनके राशन को एयर ड्रॉप करने के लिए भेजे गए थे। तब सवाल ये भी उठा कि भैया राशन पहुंचाने के लिए 4 जेट फाइटर्स की क्या जरूरत थी भला? अब दिलचस्प बात यह भी है कि ये फाइटर जेट्स उसी फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट के एयरक्राफ्ट थे जिनके फाइटर प्लेन राफेल को लेकर मोदी के जमाने में इंदिरा गांधी के नाती राहुल गांधी ने काफी बवाल किया था। डसॉल्ट का मीनिंग होता है हमले के लिए। वहीं इन ऑर्गन फाइटर जेट्स का निकनेम तूफानी रखा गया था। ऐसे 4 फाइटर्स जेट ने 13 मार्च तक आइजोल पर ऐसा कहर बरसाया कि शहर के सारे लोगों को घर छोड़कर पहाड़ों और जंगलों में भागना पड़ा। मिजोरम में वैसे भी 90% से ज्यादा जंगल है। अब सोचिए छोटे बच्चे और बुजुर्गों का क्या हाल हुआ होगा। सोचिए जिनके घरों पर बम गिरे होंगे, लाशें गिरी होंगी, वे किससे मदद मांगेंगे जब सरकार ही बम बरसा रही हो? अब आपके दिमाग में भी ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्या मामला था कि इंदिरा गांधी को ऐसा स्टेप उठाना पड़ा। एक्चुअली ये विवाद तो आजादी से पहले का ही है। देखिए, जब 1895 में मिजो आदिवासियों के साथ हुई कई लड़ाइयों के बाद अंग्रेजों ने इस इलाके पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद वहां पर ईसाई मिशनरियां पहुंची और लगभग सारी जनता का धर्मांतरण करा दिया गया। अंग्रेजी फौज के आगे उनकी क्या ही चलती। वैसे भी ईसाई बनने के बाद उन्हें कई सुविधाएं मिल रही थी। अब ऐसे में वहां के ज्यादातर लोगों ने धर्मांतरण तो कर लिया। वहां आज भी 87% से ज्यादा जनता जो है ईसाई है। खैर, आजादी के बाद अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अपनी मिशनरियां यहाँ छोड़ गए। अब मिजोरम को उस समय मिजो हिल्स के नाम से जाना जाता था, जिसका ज्यादातर हिस्सा असम में हुआ करता था। मिजो यूनियन के बैनर तले मिजो नेता असम के नेताओं पर आरोप लगा रहे थे कि वे लोग मिजोरम क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है भैया अलग राज्य चाहिए। अब हो सकता है अगर उन्हें तभी अलग मिल जाता तो बात इतनी आगे ना बढ़ती, और बात महज अलग राज्य की नहीं थी। उनकी एक्चुअल प्रॉब्लम असमिया लैंग्वेज, जो 1960 में असम सरकार ने बिना मिजो नेताओं से पूछे
राज्य की आधिकारिक लैंग्वेज डिक्लेयर करती थी। सीधे सीधे कहें तो जिसे असमिया भाषा नहीं आती उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती थी। अब इधर नेहरू जी ने एक और बड़ी गलती कर दी। वो ये थी कि 1959 से 60 में जब मौसम अकाल पड़ा तो सरकार ने मिजो आदिवासियों को अकेले मरने के लिए छोड़ दिया था। उन्हें सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। ऐसा दावा आज भी मिजो नेता करते आए हैं। तब इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए 28 फरवरी 1961 को मिजो नेताओं ने मिलकर एक संगठन बनाया, मिजो नेशनल फेमाइन फ्रंट यानी कि MNF, जिसके नेता थे लाल डेंगा। इस संगठन ने गांव-गांव, पहाड़ी जाकर लोगों की अकाल से उभरने में मदद की, जिसकी वजह से लोग इस संगठन की काफी इज्जत करने लगे। वहीं भारतीय सरकार के खिलाफ अलगाववाद की भावना भी भड़कने लगी। अब शुरुआत में तो इस संगठन ने शांतिपूर्ण तरीके से धरने के जरिए अपनी बात रखनी शुरू की, लेकिन इस बीच 1964 में असमिया भाषा लागू होने की वजह से असम रेजिमेंट ने अपनी 2nd बटालियन को बर्खास्त कर दिया। अब इसमें अधिकतर जो लोग थे वो मिजो थे, जिससे मिजो हिल्स के लोगों में नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई थी और शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने वाला MNF हिंसा पर उतर आया। वहीं इस दौरान जो मिजोवासी बटालियन से निकाले गए थे वे MNF में शामिल हो गए। इन्हीं लोगों ने मिलकर मिजो नेशनल आर्मी बनाई और अगले 5 सालों में इस संगठन ने भारत के विरोधी देशों से मेल जोल करके अपनी ताकत काफी बढ़ा ली, जिसने 8 मिजो हीरोज के नाम पर आर्म्ड बटालियंस खड़ी कर दी। बॉर्डर से सटे होने की वजह से तब के पूर्व पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश से मिजो नेशनल आर्मी को सीधे सैन्य मदद मिलने लगी। बॉर्डर पार से हथियार भी खूब आए। धीरे धीरे चीन भी इस साजिश में शामिल हो गया और गुपचुप तरीके से MNF को सपोर्ट करने लगा, जिसके चलते MNF ने सीधे सीधे भारत से अलग होकर नया देश बनाने की मांग शुरू कर दी। अब इस दौरान मिजो नेता लाल डेंगा ने पूर्वी पाकिस्तान की यात्रा की, जहां उसने हथियारों, ट्रेनिंग को लेकर अग्रीमेंट भी साइन किया। जब सुरक्षा बलों ने सख्ती दिखाई तो मिजो उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में जाकर छिप गए। हालांकि साल 1963 में राजद्रोह के आरोप में लाल डेंगा को गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा भी चलाया गया था, लेकिन कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया। अब इसी बीच साल 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया था और ऐसे में भारत का सारा ध्यान मिजोरम से हटकर पाकिस्तान के साथ युद्ध पर चला गया। लेकिन MNF इस मौके का फायदा उठाने से नहीं चूकी। उस समय देश के दरअसल प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। MNF ने तत्कालीन प्रधानमंत्री के नाम एक मेमोरेंडम भेजा, जिसमें लिखा था मिजो देश भारत के साथ लॉन्ग, परमानेंट और पीसफुल रिलेशंस रखेगा या दुश्मनी मोल लेगा, इसका फैसला भारत के हाथ में है। इसी बीच 11 जनवरी 1966 को देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की ताशकंद में मौत हो जाती है। शास्त्री जी की मौत को अभी 1 महीने भी नहीं हुआ था कि मिजो नेशनल फ्रंट यानी MNF के नेता लाल डेंगा दूसरे देशों से खुद को इंडिपेंडेंट देश बताकर कांटेक्ट करने लगे। लाल बहादुर शास्त्री की मौत के 13 दिनों बाद इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री बनती हैं। उधर मिजोरम में उनके प्रधानमंत्री बनने के सिर्फ 4 दिनों बाद ही यानी 28 फरवरी 1966 को मिजो नेशनल फ्रंट के उग्रवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों को मिजोरम से बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन जेरी को शुरू कर दिया। सबसे पहले आइजोल और लुंगलाई में असम राइफल्स की छावनी पर हमला किया गया और अगले ही दिन यानी 29 फरवरी को MNF ने भारत से आजाद होने की घोषणा कर दी। अब अचानक हुए इस ऑपरेशन जेरिको के लिए मिजो हिल्स में तैनात सुरक्षा बल तैयार तो नहीं थे, जिसका MNF ने खूब फायदा उठाया। उग्रवादियों ने देखते ही देखते आइजोल में सरकारी खजाने के साथ साथ इंपॉर्टेंट जगहों और सेना के ठिकानों पर कब्जा कर लिया। बताया तो ये भी चाहता है कि 10,000 मिजो लड़ाकों की फौज ने चनफाई में 1 असम राइफल के ठिकाने पर आधी रात को हमला कर दिया था, वो भी इतनी तेजी से कि जवानों को अपने हथियार लोड करने तक का समय नहीं मिला। उग्रवादियों ने सभी हथियार लूट लिए थे। इनमें 6 लाइट मशीन गन, 70 राइफलें, 16 स्टेन गन और ग्रेनेड फायर करने वाली 6 राइफलें भी थी। वहीं एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर के साथ 85 जवानों को बंधक बना लिया गया था। इसके अलावा एक जत्थे ने सरकारी खजाने पर धावा बोलकर 18 लाख रुपए लूट लिए। इसी बीच टेलीफोन एक्सचेंज को निशाना बनाया गया ताकि मिजोरम की राजधानी आइजोल से भारत के साथ सारे कनेक्शन ही टूट जाएं। इंडियन आर्मी वहां पर हेलीकॉप्टर से सैनिक और हथियार पहुंचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन MNF की ओर से हो रही गोलीबारी की वजह से उन तक मदद नहीं पहुंच पा रही थी। देखते ही देखते MNF ने असम राइफल के हेडक्वार्टर से तिरंगा उतारकर अपना झंडा फहरा दिया। महज कुछ दिनों पहले देश की प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी इन घटनाओं से हिल उठी और उन्होंने सेना को जवाबी कार्रवाई करने का आदेश दे दिया।
वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने आइजोल और दूसरे क्षेत्रों में 13 मार्च तक बमबारी की। बमबारी से घबराए स्थानीय लोगों ने पहाड़ियों में शरण लेना शुरू कर दिया। वहीं एमएनएफ के उग्रवादी म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान के जंगलों में छिप गए। विद्रोहियों को तितर बितर करने के बाद सेना ने मिजोरम का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और बताया जाता है कि इस बमबारी के बाद पूरा शहर तहस नहस हो गया था। बड़ी बात यह थी कि इस घटना में आम लोग भी मारे गए, उनके घर तक जल गए। हालांकि सरकार और सेना ने इस बात से हमेशा इनकार किया कि आइजोल पर बमबारी की गई थी। बताया जाता है कि आजादी के बाद का ये पहला और आखिरी मामला है जब अपने ही देश की वायुसेना ने अपने ही देश के नागरिकों पर बमबारी की हो। अब जहां एक तरफ इस मामले पर इंदिरा गांधी के इस फैसले पर आज तक सवाल उठ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इस फैसले को डिफेंड भी करते हैं। डिफेंड में कहा जाता है कि कुछ समय पहले ही पाकिस्तान से युद्ध हुआ था और देश के प्रधानमंत्री की कुछ समय पहले ही मिस्टीरियस सिचुएशन में मौत हुई थी। देश में एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस था। वहीं नागालैंड और साउथ में भी अलगाववादी ताकतें विद्रोह का झंडा उठा रही थी। इसलिए इंदिरा गांधी को यह फैसला जो है भैया लेना पड़ा। जो भी हो, लेकिन यह सवाल हमेशा रहेगा कि एयरफोर्स के जरिए अपने ही नागरिकों पर बमबारी की क्या जरूरत थी। इसका कोई और रास्ता भी निकाला जा सकता था। खैर, 5 मार्च 1966 के काले दिन को मिजोरम के लोग आज भी भूल नहीं पाए हैं। पिछले 57 सालों से वे इसे लगातार जोरम दिवस के तौर पर मना रहे हैं। इस साल भी मिजोरम की राजधानी आइजोल में इसे मनाया गया। सरकार के इस एक्शन की वजह से वहां के लोगों में अगले 20 साल तक आक्रोश और अशांति फैली रही। जंगलों में छुपकर म्यांमार और पूर्वी पाकिस्तान में उनका सशस्त्र संघर्ष चलता रहा। इधर भारत सरकार ने भी वहां कई बटालियनें तैनात कर दी थी। साथ ही विद्रोह दबाने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला किया था, विलेज रीग्रुपिंग का। एक्चुअली जनरल सैम मानेकशॉ की अगुवाई में एक नया प्लान बनाया गया था, जिसे साल 1967 में सरकार की तरफ से फिर से लागू किया गया, जिसके जरिए गांवों को फिर से बसाया जाता है। अब इसके तहत पहाड़ों पर रहने वाले हजारों मिजो लोगों को उनके गांवों से हटाकर मेन रोड के दोनों ओर बसाया गया, ताकि भारतीय प्रशासन उन पर नजर भी रख सके। जो लोग दूर दराज की पहाड़ियों पर बने गांव में रहते थे, उनको कहा गया कि एक ही रोड के किनारे आपको बसाया जाना है। सो जो सामान साथ ले सकते हैं ले लीजिए और बाकी जला दीजिए। आपको जलाने में दिक्कत हो तो ये काम इंडियन आर्मी कर देगी, और उसने किया भी। सरकार एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स की ताकत को समझ रही थी, जो पहाड़ियों पर बसे इन गांवों में छुप जाते थे। तब उसने वही रास्ता अपनाया जो ब्रिटिश सरकार ने दक्षिण अफ्रीका के बोअर युद्ध के दौरान केनिया में मऊ विद्रोह को दबाने के लिए किया था, यानी गांवों से निकालकर स्पेशल कैंप में रखना। लेकिन ना इंदिरा गांधी और ना आर्मी के अफसर ये समझ पाए कि जो उन्होंने अंग्रेजी आर्मी की रूल बुक में से ये आइडिया कॉपी किया है भैया, वो सब अंग्रेजों ने दूसरे देश की जनता के साथ किया था। मिजो आदिवासी तो भारतीय ही थे। कुल 764 गांवों में से 516 को पूरी तरह खाली करवा लिया गया और उनको 110 कैंपों में रख दिया गया, जबकि 138 गांवों को ऐसे ही छोड़ दिया गया। यानी कुल 95% जनता इन 110 कैंपों में ठूस दी गई। ऐसे में मिजो आदिवासियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इन कैंपों में काफी कम जमीन थी। वो झूम खेती किया करते थे, कभी एक जगह तो कभी दूसरी जगह। अब वे एक तरह से कैद में थे। सेना उन्हें राशन आदि भी नहीं दे रही थी। हजारों आदमी इन कैंपों से बने गांवों में रह रहे थे, केवल इसलिए क्योंकि वे विरोधियों की मदद ना कर सके। लेकिन वे लोग एक तरह से दूसरे किस्म की भुखमरी झेल रहे थे। इसका विरोध होना शुरू हुआ तो इन कैंपों को तोड़ दिया जाता है। आखिर 8 साल बाद यानी 1971 में इंदिरा गांधी थोड़ा झुकी और मिजोरम को यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर्ड कर दिया गया। लेकिन मिजो नेशनल फ्रंट लगातार एक्टिव रहा और विदेशी धरती से ही अपना अभियान चलाता रहा। वो इंदिरा गांधी से नाराज थे, इसलिए 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद फिर से शांति के प्रयास शुरू किए गए। आखिरकार जब 30 जून 1986 को मिजोरम और पूरे देश के लिए अच्छी खबर आई और केंद्र सरकार और एमएनएफ के बीच ऐतिहासिक मिजो शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसे उस समस्या की राजीव गांधी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। 1987 में मिजोरम अलग राज्य बनाया गया और इसी साल मिजोरम में पहली बार चुनाव हुए और एमएनएफ बनाने वाले लाल डेंगा मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री बने। मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो वे इंडियन आर्मी में वो पहले हवलदार थे। बाद में असम सरकार के साथ अकाउंट्स क्लर्क के तौर पर काम किया। लेकिन मिजो डिस्ट्रिक्ट्स में अकाल के समय असम सरकार का रवैया देखकर वो विद्रोही हो गए। अब जैसा कि हम बता चुके हैं कि 1959 से 60 में मिजो आदिवासी इलाकों में अकाल के दौरान सरकार उनकी मदद करने में फेल हो गई थी, जिसकी वजह से सैकड़ों आदिवासियों की मौत हो गई। यही कारण था कि लाल डेंगा ने विरोध में मिजी नेशनल फ्रंट नाम से एक संगठन बनाया
लालडेंगा मॉडर्न म्यांमार के फादर ऑफ नेशन कहे जाने वाले आंग सान सूकी के पिता और पूर्व प्रधानमंत्री आंग सान के आर्म स्ट्रगल की स्ट्रैटेजी से काफी इंप्रेस्ड थे। आंग सान कम्युनिस्ट विचारधारा से जुड़े हुए थे और राष्ट्र के विचारों को नहीं मानते थे। वैसे ही लालडेंगा भी विदेशी मदद के लिए मिजोरम को भारत से अलग करके नया देश बनाना चाहते थे, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों के चलते उसमें इन्हें सफलता नहीं मिल पाई और आखिरकार भारत सरकार से उन्हें समझौता ही करना पड़ा। तो दोस्तों, ये थे मिजोरम में एयर स्ट्राइक की कहानी। अब आप क्या सोचते हैं कि इंदिरा गांधी ने उस समय मिजोरम में एयर स्ट्राइक करके ठीक किया था या फिर गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए।